Chairperson of the plenary discussion, Honorable Gonezan Devi, renowned scholar, Honorable Tony Joseph, the eminent historian, author, my friend and a scholar, head of the department, Sanskrit University, Ramesh Bhardwaj, Dr. Rita Chaudhary, renowned writer and Sahitya Academy awardee, Honorable Chief of BDC, Pramod Garo, Suraj Narchari sir, Manish Tamam, Kusumbe, Sureka Devi, Savitri Bhardwaj ji Madam, Bodology Sabha ka President, Pramod Garo, Honorable Member Rajya Sabha, newly elected MP, Dinay Brahma, respected executive members of the Bodleian Council, and member of Assam Legislative Assembly, and distinguished scholars present here, and my dear friends. So, very good morning to all of you. And before I start my keynote address, I extend my best wishes to all of you for coming Baisagu and Bihu. Bihu is a national festival of Assam, and as well as the Bodo also. And this festival is observed in various states of India in a various way, like the Baisakhi in the Punjab. In other states, there may be the nomenclature may be different. But it is a festival, spring festival, and that is what we have the close link. The festival is a close link to our culture and tradition also. So Bodo culture and tradition. सबसे पहले तो मैं गांधी हिंदुस्तानी सभा के जो परिवार है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 2002 से लेके आज तक इस संस्था के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, जैसा मेंबर नहीं है। और जब जब बोडो का एक प्रोग्राम होता है, यही हमारा घर होता है। और धीरे धीरे आज के जो प्रोग्राम है, इसको देख के तो लगता है कि हमारा ऑफिस भी बन गया है। और भरद्वाज से हमारा ही गाइड है यहाँ। मुझे कीनोट एड्रेस देने के लिए कहा गया है, लेकिन इस सब्जेक्ट को लेके कीनोट एड्रेस देना मेरी बस की बात नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में हूँ। अगर पॉलिटिक्स में लेके वो थोड़ा जैसा बात करने लगेगा, लोग अच्छा नहीं लगता इसको। और मैं स्कॉलर भी नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन भी नहीं है। एक सवाल था, जैसे हम क्या है। बोडो लोग एक आंदोलन कर रहा था बहुत सालों से, 1967 से लेके एक अपने अस्तित्व को लेके। तो एक इतिहास की खोज होता है कभी कभी, हम क्या था, और अपने इतिहास को हम उसमें मिलता है खंडित रूप में, जिसको किसी ने लिख के दिया। लेकिन कभी भी बोडो हिस्ट्री को लेके पूरा एक हिस्ट्री लिख के कोई भी नहीं दिया है, कोई भी किताब नहीं मिलेगा। एक आसाम की हिस्ट्री में किस पार्ट में छोटा सा पार्ट होता है, इंडियन हिस्ट्री में छोटा सा पार्ट होता है। एक तो सुनीति कुमार सेठा जी वो लिंग्विस्टिक है, लैंग्वेज का सर्वे करके गया। इसमें किसी पन्ने में एक आसाम नागा के बारे में जब लिखा वो
तो उसने बोडो का एक छोटा सा हिस्सा लिख दिया, कौन है बोडो, आज जो बोडो भाषा कहने वाला लोग कौन है। वो कहेंगे क्या कि इंडो तिब्बतन लैंग्वेजिक फैमिली का लोग होता है, ये मंगोलियन रेस की है, हम द्राविडियन नहीं है, हम एरियन नहीं है, तो हम कौन है, हम मंगोलियन ग्रुप्स के लोग हैं। लैंग्वेजिक स्टॉक भी हमारा इंडो तिब्बतन लैंग्वेजिक स्टॉक से है। जब हम संपूर्ण इतिहास जानने की कोशिश करता है, कहीं भी नहीं मिलता। एक बड़ा सा सवाल होता है हमारे सामने, तो इसको थोड़ा इतिहास जानने के लिए, बनाने के लिए, लिखने के लिए कोई भी कोशिश तो नहीं हुआ। इस सवाल को लेके एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बोडोलॉजी। नाम तो बोडोलॉजी है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, बोडोलॉजी के ऊपर में नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है। इसमें स्कूल्स है हिस्ट्री के लेके, इसमें स्कूल्स है कल्चर को लेके, इसमें स्कूल है लैंग्वेज को लेके, इसमें स्कूल है इकोनॉमी को लेके। एक सोसाइटी के रूप में अगर लेके बोडो को अगर एक पूर्णांग जाति बनाना है, तो इस सबको जो जो जरूरत होता है, इकोनॉमी, एजुकेशन, हिस्ट्री, कल्चर, सबको लेके इंस्टीट्यूट में काम करेगा। तो इंस्टीट्यूट में इस लाइन में काम कर रहा है। बोडोलॉजी ये बोडोलॉजी ही एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट भी नहीं है, इन टोटलिटी एक चेंज है ये बोडोलॉजी का। मुझे पता नहीं बोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर में जो स्टडी होगा, ये हमको कहाँ लेके जाएगा, क्या नतीजा निकलेगा, ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग हमको डायरेक्शन देने वाला है। जरूर 2002 में मेरे दिमाग में भी एक सवाल था, तब मैंने उस क्लास को बुलाया, चोर नजरी सर सबसे सीनियर मोस्ट था, क्या किया जाए इसमें, क्योंकि एक डाइवर्स एक लाइन में चला जा रहा है हमारा डिपेंडेंट। ये बोडो क्या है, कोई अलग कहता है, कोई अलग कहता है, तो इसको लेके तो आप नहीं चल सकता। एक डिसिप्लिन में लाना है, एक स्ट्रीम लाइन में लाना है। और हम एक ऐसा एक जाति था उस समय, आज भी है, हमारे बीच में से कोई भी हिस्ट्रियन, इतिहास का तो निकल के नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी का रिकॉग्नाइज इतिहास का तो है ही नहीं। हम इतिहास लिखते हैं कि जरूरत को पूरा करने के लिए, और हमारे इतिहास होता है किसी किताब के आधार पे, किसी ने लिख के गया है रेफरेंस के आधार पे। तो एक कंप्लीट जो लिटरेचर जरूरत होगा हमको कल्चर में, इकोनॉमी में या लैंग्वेज में, इस सब को पूरा करने के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाया गया। तो गणेश देवी जी को मैंने 2012 में मिला था, तब कोकराझार में बोडो मुसलमान की एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब मुझे भी बुलाया गया था। गुजरात की महुआ में एक ही सेशन में हम दोनों स्पीकर था। मैं मेरी सिचुएशन के बारे में कहा, मैं तो एक्टिविस्ट हूँ, जो हुआ जैसे हुआ इसको बता के आता हूँ, इसमें कोई एनालिसिस, कोई थॉट हम डाल नहीं सकता। गणेश देवी जी ने एक टॉपिक के ऊपर में स्पीच रखा था कि लैंग्वेज जो मार्जिनलाइज लैंग्वेज है, जो एक्सट्रीम होने जा रहा है, छोटा छोटा जाति का भाषा खत्म होने जा रहा है, इसके ऊपर में उन्होंने काम करा, लैंग्वेज डायरेक्टरेट बना के। तो अगर मेरा भी इंटरेस्ट हो गया, उसी समय से गणेश देवी से भी हमारा एक संबंध हुआ है। तो इन्होंने हमको एक आइडिया दिया है, एक डिसिप्लिन में लाया जाए। बोडो का हिस्ट्री अगर ये हिस्ट्री है तो सबके मुंह में वही होना चाहिए, सबकी कलम में वही होना चाहिए। अलग अलग हिस्ट्री बता के तो हम नहीं जी सकते। यह तो हमारा संपर्क जो इतिहास का जो संबंध है, रिलेशनशिप है, किसके साथ है, अब तक जो हमने विश्वास में लेके चला, ये सही है कि नहीं, इसको फाइंड आउट करने की समय आ गया। तो इसीलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बोडोलॉजी को एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश में हमने बनाया था। अभी एक साइंटिफिक है, काम कर रहा है, इसमें चेयरमैन जो है
आदराम नसमोतरी और कन्वेनर जो है और बिहुम ब्रह्म है वो अभी इधर नहीं है। और कुछ यूनिवर्सिटी है विदेश की, उन लोगों की कोलैबोरेशन के साथ हमारा आर्काइव प्रोजेक्ट भी चल रहा है। बोरो लैंग्वेज, बोरो किताब, बोरो ट्रेडिशन को बसाए रखने के लिए। तो अब आज जो बात होगा हमको नई दिशा देना होगा। कल हम बोडोलॉजी को एक सब्जेक्ट लेके या एक टॉपिक लेके रिसर्च करें या ना करें, लेकिन ये बोडोलॉजी एज ए होल इन टोटलिटी कौन कौन एलिमेंट्स को लेके कुछ विषय को लेके हम किस तरह की काम करना है, इसको अगर एक सही मायने में इन ए ट्रू मीनिंग अगर हमको इसके ऊपर में काम करना है तो डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट होगा। इसमें टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट होगा। हर सब्जेक्ट में ठीक तरह से काम करना भी जरूरी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं होता। आजकल हिस्ट्री के बारे में जब बात किया जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, सिविलाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, हिस्ट्री का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कभी हमको मंगोलियन बोला जाता है। लेकिन हमारा जो लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर को अगर देखा जाए तो संस्कृत के साथ भी बहुत गहरा संबंध है हमारा। संस्कृत को छोड़ के हमारा भाषा भी अधूरा हो जाता है आज के जमाने में, और जितना भी स्टडी किया गया है। तो इसीलिए हम आया है इधर रास्ता ढूंढने के लिए, दिशा मिलने के लिए। तो आपको हमको दिशा देना है। और मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा। आई एम सॉरी, आई हैव गॉन आउट ऑफ द टॉपिक। आई वाज इनवाइटेड हियर टू स्पीक एज ए कीनोट address and confining within the subject, but I could not confine within the subject. I went out of the subject because this is my profession as a politician and a movement activist. I have a diverse opinion. Whenever I try to speak on specific topic, I have to hire other ideas also. So इसके लिए मुझे माफ करना है। ठीक हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं बोरो भाइयों को भी एक आह्वान करना चाहूंगा। जो लोग आया है तो आज के बाद में कौन दिशा में हमको आगे बढ़ना है ये हमको तय करना है। लेकिन ये देखिए कि हमारा हिस्ट्री जो भी होगा ये थोड़ा एक्सक्लूसिव हिस्ट्री तो नहीं होगा। एक्सक्लूसिव बोरो का हिस्ट्री होगा, लेकिन इसका मीनिंग नहीं है कि हमारा जो हिस्ट्रिकल रिलेशनशिप है, सिविलाइजेशन रिलेशनशिप है, ये सबके साथ डीलिंग होता जाना है, ये तो नहीं होगा। तो किसी के साथ या हर किसी के साथ हमारे सिविलाइजेशन का या तो ऐसा भी निकल सकता है कि हम छोटा सा पार्ट है एक सिविलाइजेशन का, एक हिस्ट्री का छोटा सा पार्ट। तो जो भी होगा, जो बात होगा, अच्छा ही होगा। बात भी चाहता हूँ एक तो इसी बात को बोल के मेरा जो कीनोट एड्रेस का जिम्मेदारी दिया गया है तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। We have another case, so I would like to introduce and welcome her. She is Dr. Geeta Rani, Assistant Professor Sanskrit, IP College for Women, Delhi University. So I request to welcome her with her name. Dr. Geeta Rani, Assistant Professor Sanskrit, IP College for Women, Delhi University. Thank you. Over to Chairman sir. Now, I extend my hearty thanks to Sri Bodology Brahma, who delivered his keynote address. Now, as per our schedule program, so, I am told Honorable
Professor Ramesh Bharat was Director Gandhi Sahitya, Delhi University, has some occupations, free occupations. So I would like to request him to deliver his speech on the topic Bodology. सम्मानित मंच एवं साथियों, पिछले 24 साल से 98 में हम लोगों ने पहला बोडो साहित्य सभा का अधिवेशन मुरली मनोहर जोशी जी के साथ विश्व युवा केंद्र में किया था। वीरेश्वर ब्रह्म आफातगिरी थे, यूजी सर आप तो प्रेसिडेंट थे, और तब से लेके हमने ये कोशिश की कि हम बोडो समाज के साथ एक फैसिलिटेटर का काम दिल्ली में कर सके। और हमने 24 साल में कोशिश की है कि कोई भी, चाहे हमारा बोडो साहित्य सभा हो, ABSU हो, जब भी दिल्ली में कोई कार्यक्रम करे तो हम उसको फैसिलिटेट करें। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा ये संबंध अभी तक अच्छा चल रहा है। आप अभी ये जो बाहर बिल्डिंग हमारी चमकती भी देख रहे हैं, ये प्रमोद बोडोलॉजी की, यूजी ब्रह्म सर की मेहरबानी है। अभी 4 महीने पहले प्रमोद जी आए, तब मैं बीमार था, तो ऐसे देखा कि बिल्डिंग बहुत अच्छी नहीं लगती है सर, इसको रिपेयर करना चाहिए, व्हाइट वॉश करना चाहिए, इस तरह का संबंध है। यूजी सर ने जो बात कही कि कोई भी समाज का जो इतिहास होता है वो इंक्लूसिव होता है, वो एक्सक्लूसिव हो ही नहीं सकता। और गांधी जी की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भारत में रहने वाले जितने भी धर्म के, समाज के लोग हैं, वो सब पिछले हजारों लाखों सालों से एक दूसरे से मिलजुल कर उन्होंने अपनी अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बचाकर रखा है। क्योंकि मैं इंडोलॉजी का आदमी हूं, पिछले 40 साल से भारत में, विदेशों में इंडोलॉजी भी पढ़ाता हूं, तो उसके तर्ज पे बोडोलॉजी को डेवलप करना बेहद जरूरी है। कारण ये है कि जब हम लॉजी कह देते हैं, इंडोलॉजी, बोडोलॉजी, तो इसका मतलब ये है कि पिछले हजारों लाखों सालों से बोडो जाति में जिन सोशियो कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक जितने भी इश्यूज हैं, उनको किस तरह से अपने समाज की पूर्ति के लिए डेवलप किया, विकसित किया। क्योंकि आज जो समस्या आ रही है कि पाश्चात्य सभ्यता के असर में आकर हम अपनी पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं, इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम है, उसको हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। और हमारा जो सर्वाइवल है, चाहे वो बोडो जाति का हो, चाहे वो हरियाणा जाति का हो, किसी भी रीजनल एंटिटी की जो फ्यूचर कोर्स बनने वाला है, वो तभी रह पाएगा, वो सुखी रह पाएगा, सही दिशा में डेवलप कर पाएगा, अगर अपनी वो इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम को कैरी करते हुए आज के संदर्भों के साथ काम करता है। और बोडो जाति का इतिहास कोई समझना, लिखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतिहास जिसके पे मैं काम कर रहा हूं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे, वैदिक हिस्ट्री पे, तो हम लोग 2 ही उसके टूल मानते हैं। पहला टूल है टेक्सुअल। टेक्सुअल है तो लिंग्विस्टिक। अगर हम बोडो भाषा को साइनो टिबेटन फैमिली ग्रुप का मानते हैं, तो साइनो टिबेटन जो, और उस पर काम भी किया हुआ है, हमारे जो प्रोफेसर प्रमोद थे, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की किताब भी छपी हुई है। तो एक तो आधार है, हमारा लिटरेचर बनेगा, हमारा टेक्सुअल एविडेंस बनेगा, हमारा लिंग्विस्टिक डाटा बनेगा। और दूसरा जो है हिस्ट्री का एक ही बेस है अल्टीमेट, दैट इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। और पूरे आसाम में ऊपर से नीचे तक जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं,
वो हमारे इतिहास को बताने का आधार बनते हैं, क्योंकि हर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो अपनी C14 रेडियो कार्बन डेट्स लेके आता है। आप कोई भी चीज उठाएंगे उसको अगर हम लैब में ले जाके देखेंगे तो वो आपको अपनी डेटिंग दे देता है कि मैं 5000 साल पुराना हूं, मैं 10,000 साल पुराना हूं। और ये टेक्निक्स तो सब साइंटिफिक हैं। आप एंथ्रोपोलॉजी को भी टूल मान के यूज कर सकते हैं, मगर एंथ्रोपोलॉजी टूल नहीं बन पाता क्योंकि वो बहुत कच्चा। जो पक्का है, जिसको इतिहास को, इन जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो जेनेटिक साइंस को ले लें, एंथ्रोपोलॉजी को ले लें, लिंग्विस्टिक को ले लें, चाहे आप आर्कियोलॉजी को ले लें, चाहे एपिग्राफी को ले लें, चाहे पेलियोग्राफी को ले लें, ये जितने भी हिस्ट्री को क्रिएट करने वाले टूल्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा मुझे जो पिछले 40 साल में जो मैं एंशिएंट हिस्ट्री पे काम कर रहा हूं, मैं उन 2 टूल्स के बेस पे अपने आर्टिकल्स और अपनी किताबें लिखता हूं। मुझे लिंग्विस्टिक डाटा चाहिए, मुझे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए, और उसके बेस पे हम अपने किसी भी समाज के हिस्से का या पूरे समाज का इंक्लूसिव हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तैयार करके देते हैं। मैंने प्रमोद जी को भी कहा था, यूजी सर को भी कहा कि आपने वहां इंस्टीट्यूट बनाया है, बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ पर गांधी साहित्य सभा में भी हम एक कैंप ऑफिस अपना रख सकते हैं, जिससे कि जो बोडोलैंड में जो हमारे स्कॉलर्स काम कर रहे हैं उसको राष्ट्रीय मुख्य धारा में, नेशनल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम दिल्ली में, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने सीनियर स्कॉलर्स को बोडोलैंड बार बार लेकर जाएं और उनको, तो जो वहां से डाटा आता है उसको लेके हम यहाँ पर उसको एक अच्छा सा सेमिनार रूम टाइप का, हमारी प्रेसिडेंट गांधी साहित्य सभा की कुसुम बहन यहाँ है, हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर हम एक ऑफिस बनाएं और उसके माध्यम से इस बोडोलॉजी के जो अलग अलग पक्ष हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उसको लाके हम लोग, और एक 6 मंथली या एनुअल हम अपना जर्नल भी शुरू करें। क्योंकि जब तक आप जर्नल में रिसर्च आर्टिकल्स लाके इस स्कॉलर्स के सामने नहीं लाएंगे, वो आपकी बात को भाषणों से नहीं पहचाना जाता, उससे हमारी जो है एक बेस नहीं बनेगा। बेस बनेगा जब हम एक जर्नल शुरू करेंगे इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बोडोलॉजी का, और उस जर्नल में हम अपने साथियों से रिसर्च आर्टिकल्स जो पूरी उसकी जो मेथोडोलॉजी है उसके आधार पे उसको बनाएंगे। खैर इसमें अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आपातगिरी से परमिशन लेके आज बहुत दिनों बाद हम लोग, कई साल के बाद हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमने इसी हॉल में करीब 10-12 नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी है, अनटिट्यूड लैंग्वेजेस को लेके, बोडो भाषा को लेके। तो आज हमारे लिए कुछ उत्सव का दिन है। अब जैसे हम लोगों ने दिल्ली में 15 दिन का नेशनल बोडो मेला किया था हिमाचल भवन में, उस समय रोनेन जो है जनरल सेक्रेटरी थे और इन्होंने पूरा बोडो मेले का काम, और आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। तो मैं आपकी परमिशन से 2 मिनट का समय ले लूंगा। स्वाति जी, हमारी तरफ से पहले तो जो है हमारे अभी 1 वीक पहले MP रोनेन सर बने हैं, उनको कुसुम बहन जी, अरे मीना हेल्प करो बहन जी को उठाओ। पहले तो हमारे सबसे क्या कहते हैं फ्रेश न्यूज तो आपकी है, तो उनको शॉल से गांधी साहित्य सभा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद हमारे प्रमोद जी किधर चले गए? बाहर चले गए। तो यूजी ब्रह्म सर जो हैं हमारी संस्था के मेंबर भी हैं, ये तो हमारी गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं और मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार आए हैं राजघाट, तो इनका भी स्वागत है। और हमारे एक आफतगिरी दीपेन जी जो गांधी जी का काम पूरे ABSU के माध्यम से कर रहे हैं। आइए प्रमोद जी, आइए। मैं चेयरमैन से माफी चाहूंगा, मैंने आपकी, तो थोड़ा ये मुझे लगा कि
और हम सबके जो यूजी ब्रह्म के, विदेशियों ब्रह्म के जो सपने हैं, उनको जो साक्षात्कार कर रहे हैं हमारे प्रमोद बोडोजी, भगवान करे ये ऐसे अगर 4-5 बोडो में नेता पैदा हो गए ना, तो बोडो जाति का उद्धार हो जाएगा। तो इन शब्दों के साथ ही मैं आप सभी का, क्योंकि नया नया मुझे भी कार्यभार मिला है वाइस चांसलर का, और मेरे शहर में मेरे मालिक आने वाले हैं, मेरे बॉस गवर्नर साहब, तो मुझे आदेश हुआ है कि मैं वहां पहुंच जाऊं। तो मैं चाहता था कि 2-3 दिन रहूं और इस पूरे सेमिनार को, इसकी रिकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल है प्रमोद जी हो रही है ना, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना इसकी पूरी, तो उसको देख के मैं अपना, और हम लोग आज इस बैठक के साथ ही गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा में एक प्रकल्प, एक प्रोजेक्ट हम लोग बोडोलॉजी का दिल्ली कैंप ऑफिस शुरू करते हैं, अगर प्रमोद जी बोलेंगे तो, क्योंकि इनकी परमिशन चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। Many thanks to Sir Professor Bodology. I remember in 1998 there was a seminar here in this Gandhi Hindustani Sahitya Sabha itself, where I was also present, and he was very active, and he was monitoring this and organizing these seminars. I remember this one. Many thanks to him. Now we shall proceed with our another speaker, chief guest, respected Professor Padmasri Ganesh and Dubey, Indian literary critics and thinker. I would like to request him to deliver his speech on the discussion that on Bodology. You may take as you wish, sir. Honorable Chair, Minister U.G. Brahma is not here, प्रमोद जी, आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, राज्यसभा के आप मेंबर बने, आपका राज्यसभा का समय बहुत प्रोडक्टिव बने। इट्स ए ग्रेट जॉय फॉर मी। काउंसिल के मेंबर, स्कॉलर्स, बोडो स्टूडेंट यूनियन के बहुत ही डायनामिक लीडर्स, मेंबर्स, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो विषय लेके चर्चा हो रही है वो बहुत ही महत्व की, बहुत ही आपके लिए अहम इंपॉर्टेंस की चर्चा है। मैं बधाई देता हूं, उसके पहले कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। हिस्टोरियंस ने पूरे दुनिया का इतिहास लिखते समय एक सवाल उठाया था कि क्यों 16th-17th सेंचुरी से यूरोप आगे बढ़ा और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया उनके साथ साथ आगे नहीं बढ़ पाए 2-3 सदियों तक। ये क्यों हुआ? और उसका जवाब हिस्टोरियंस देते हैं कि यूरोप के लोगों ने स्वीकारा कि हमारे पास कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है, और वो उनका आगे बढ़ने का इंजन बना कि हमें पूरी दुनिया की जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी हमारे पास नहीं है, वो स्वीकारा। आपने इतिहास की जानकारी न होने का जो स्वीकारा है,
उसी स्वीकृति में आपके आगे बढ़ने की गवाही है। There's a certainty that you are going to move ahead and move ahead better than others do in this subcontinent. तो इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ये विनम्रता का भाग नहीं है, शालीनता का भाग नहीं है, संस्कार का भाग नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की पहली स्टेज जो आपके पास है। मैंने देश के बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटीज को, ट्राइबल कम्युनिटी को देखा है, कश्मीर से लेके केरला तक, लेकिन इस तरह की जो डिजायर है, वी वांट टू डू, वी वांट टू डेवलप समथिंग, वो मुझे बहुत ही कम ट्राइबल कम्युनिटीज में देखने मिली है। शायद मुंडास आर वन एक्सेप्शन, उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया निकाला था, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी, लेकिन वो भी बात पुरानी हो गई। सो यू आर एट द फोरफ्रंट, और आप फोरफ्रंट में जिस फोरफ्रंट पे है, जिसके फोरफ्रंट पे है, वो प्रदेश कौन सा है, मैं मेटाफर के रूप में कह रहा हूं। मैं जब प्रदेश शब्द इस्तेमाल करता हूं तो जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, एक दिमागी विस्तार की बात कर रहा हूं। तो यू आर एट द फोरफ्रंट ऑफ ऑल द कम्युनिटीज इन द सबकॉन्टिनेंट, I would say all the communities in the world whose histories have been silenced, whose histories have been denied, whose histories have been concealed, उन सबके फोरफ्रंट पे है। तो ये जो बोडोलॉजी का काम है वो केवल बोडो कम्युनिटी का नहीं है, लेकिन ये एक नए इतिहास दृष्टि का काम है। इस जिम्मेवारी के सभानता के साथ हमें आगे बढ़ना है, नहीं तो अपने अपने कम्युनिटी पे सभी लोगों ने कुछ लिखा है, कुछ फोक सॉन्ग्स इकट्ठे किए, स्टोरीज इकट्ठे किए, एक ग्लॉसरी बनाई, एक डिक्शनरी बनाई, सब कुछ हो चुका है, घिसी-पिटी चीज बन गई। एंड आई एम श्योर द ड्रीम दैट ब्रह्मा जी स्पेल्ट आउट इज वेरी डिफरेंट, द ड्रीम दैट प्रमोद जी वांट्स टू टेक फॉरवर्ड, दैट इज वेरी डिफरेंट ड्रीम। और ये जो ड्रीम है उसका रूटेडनेस आपकी जो मूवमेंट हुई उसमें है, उस मूवमेंट से ये ड्रीम निकला है। इसलिए उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र, उसका चेहरा, उसका चाल चलन सब कुछ वो घिसे पीटे तरीके जैसा नहीं है। ये समझ के मैं आपके सामने कुछ विचार रखना चाहता हूं। जब बोडोलॉजी टर्म का इस्तेमाल किया गया तो दिमाग में उस समय इंडोलॉजी एक टर्म थी। इंडोलॉजी है तो बोडोलॉजी होना चाहिए। तो इंडोलॉजी टर्म क्या थी ये देखना समझना बड़ा जरूरी है, जिससे बोडोलॉजी में क्या होना चाहिए साथ साथ क्या नहीं होना चाहिए, ये दोनों की सभानता हमें आएगी। इंडोलॉजी टर्म का जन्म 1786 में हुआ। विलियम जोन्स he was a young officer, he was a judge at कलकत्ता। उनकी उम्र बहुत छोटी थी, 24-25 उम्र थी जब वो आए कलकत्ता में। By the time he was 27 और 28 उन्होंने ये सपना देखा कि इंडोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट हो, और उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई। हम सोचते हैं कि विलियम जोन्स तो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का राज था यहाँ, तो एशियाटिक सोसाइटी बनी। तो आज एशियाटिक सोसाइटी का मकान कलकत्ता में या बॉम्बे में देखते तो बहुत भव्य मकान है, हमें लगता होगा कि ऐसे बड़े ऑफिस उनको मिले होंगे जिससे एशियाटिक सोसाइटी का काम चला। तो बिल्कुल गलत है। विलियम जोन्स, मैंने ये कोकराझार में भी कहा था, विलियम जोन्स मरने के 16 साल बाद एशियाटिक सोसाइटी का मकान बना। विलियम जोन्स के पूरे जिंदगी में उनको न कोई ऑफिस था न कोई असिस्टेंट थे। आप तो संख्या में इतने हैं, विलियम जोन्स के साथ जो लोग काम कर रहे थे उनकी संख्या एक दिन भी 16 से ज्यादा आगे नहीं गई।
लेकिन उन 16 लोगों में से किसी ने ट्रांसलेशंस किए, किसी ने ग्रामर्स लिखे, किसी ने कुछ उनका जो तर्क है वो दुनिया के सामने रखने की कोशिश की, और उनके काम से ये सब्जेक्ट बना। उस समय इन 1780s जब कॉलोनियलिज्म फैल रहा था, तो अंग्रेजों ने इंडोलॉजी के साथ साथ और 2 सब्जेक्ट्स निकाले थे। और जब भी हम इंडोलॉजी का सोचते हैं तो वो 2 सब्जेक्ट्स का हमें सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडोलॉजी की पूरी समझ तब तक नहीं आएगी जब तक वो 2 और सब्जेक्ट के बारे में हम सोचते नहीं। और 2 सब्जेक्ट थे सीनोलॉजी, वो चाइनीज सिविलाइजेशन के अभ्यास से जुड़ा विषय था, बुद्धिज्म के अभ्यास से जुड़ा विषय, और दूसरा इजिप्टोलॉजी। इजिप्टोलॉजी में अंग्रेजों ने बहुत ज्यादातर अफ्रीका का अभ्यास करने के बजाय इस्लाम का अभ्यास भी लाया। तो उनकी समझ थी एक हिंदू और हिंदू सिविलाइजेशन, एक बुद्ध और बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन, और एक इस्लाम और इस्लामिक सिविलाइजेशन। उनके नजर से ये दुनिया का बंटवारा उन्होंने किया था। इजिप्टोलॉजी, इजिप्ट से लेके नाइल नदी का सिविलाइजेशन, इंडोलॉजी यानी गंगा यमुना का सिविलाइजेशन, सीनोलॉजी चाइनीज सिविलाइजेशन का अभ्यास। लेकिन अंग्रेज ये तीनों के बीच में जो सेतु थे, ब्रिजेस थे, कनेक्टिंग लिंक्स थे, उसका अभ्यास हमेशा करते रहे। अब बोडोलॉजी है, उसमें उसके साथ वाले और वर्ड्स क्या हो गए? क्या मुंडालॉजी है, संथालोलॉजी है? नो, वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग डिफरेंट। क्या बोडोलॉजी इज अ सबसेट ऑफ इंडोलॉजी? नो, वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग डिफरेंट। क्या बोडोलॉजी ये इंडोलॉजी के सामने कॉन्फ्लिक्ट के लिए है? नो, वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग डिफरेंट। और डिफरेंस ये है कि इंडोलॉजी में सीनोलॉजी और इजिप्टोलॉजी बाकी छोड़ के बाद वो इंडोलॉजी में विलियम जोन्स ने 1786 से 87 में जो थीसिस सामने रखा था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो उनका जो अंदाज सामने रखा था, हाइपोथेसिस सामने रखा था, वो हाइपोथेसिस ये था कि लैटिन, ग्रीक, ईरानियन यानी पर्शियन, संस्कृत से निकल आई भाषा, इनमें बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं। अगर इधर मदर होगा तो वहां मैटर है, उसके बाद मातृ है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ये होगा तो इनकी कोई, ये सभी भाषाओं की कोई जननी, कोई इनकी मदर या ग्रैंड मदर या फादर या ग्रैंडफादर भाषा होगी। ये हाइपोथेसिस था उस समय। उसको उन्होंने प्रोटो इंडो यूरोपियन ऐसा नाम दिया था। यानी इंडोलॉजी में विलियम जोन्स केवल भारत का इतिहास नहीं लिख रहे, वो यूरोप का इतिहास भी लिख रहे। उसी का एक ब्रांच इंडो ईरानियन था। अब इंडो ईरानियन यानी आज का जो ईरान है, इराक है, कुछ हद तक सीरिया और टर्की है, कुछ हद तक अब अफगानिस्तान है, इसका अभ्यास। तो उसमें इंडो क्या होगा? लेकिन इंडो ईरानियन नाम से अभ्यास, इंडो यूरोपियन, जिसमें ग्रीक, लैटिन और मॉडर्न जो इटालियन, फ्रेंच, कुछ हद तक अंग्रेजी, लेकिन स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, पोर्तुगीज ये भाषा है। इंडो यूरोप, उसमें इंडो का हिस्सा क्या है? उसमें क्या इंडियन है? लेकिन इंडोलॉजी ये केवल इंडिया का अभ्यास नहीं था। इंडोलॉजी ये इंडिया और बाकी सभी सभ्यताओं के बीच का रिलेशनशिप का अभ्यास था।
इंडोलॉजी वॉज अ स्टडी ऑफ रिलेशंस, नॉट ऑफ कल्चर्स। आप ये बात समझिए, इंडोलॉजी वॉज नॉट स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन और सिविलाइजेशंस। इंडोलॉजी was a study of relations that these cultures had with other cultures. उनके टर्मिनोलॉजी में बहुत साफ दिखता है, जब ये रिलेशनशिप छोड़ के लोगों ने एक ही कल्चर पे फोकस करने की शुरुआत की, इंडोलॉजिस्ट के अंदर ही थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग बना ये विलियम जोन्स के 50-60 साल के बाद। तो उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों ने फिर आर्यन कहाँ थे, नॉर्थ यूरोप में थे, फिर वो जर्मन, प्योर जर्मन रेस के थे, उसके बाद उनका प्योर ब्लड होगा, उसमें से बड़े युद्ध पैदा हुए। प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन इंडोलॉजी स्पोक ऑफ स्पेसिफिक कल्चर, इट बिकेम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर वायलेंस, conflict, wars, hatred, and absolute ignorance, non-scientific attitudes. When Indology was a study of relations, Indology became जो दिल को खोलता है ऐसा अभ्यास का विषय, जो होराइजन्स ऊपर उठा, कि हमारे होराइजन्स होते क्षितिज, उसको हम जमीन पे गिरा भी सकते हैं या तो ऊपर उठा भी सकते हैं। तो होराइजन्स लिफ्ट करने वाला अभ्यास इंडोलॉजी जब रिलेशनशिप्स का अभ्यास था तब बना। जब एक सिंगल कल्चर का अभ्यास है तब उसका नतीजा केवल हेट्रेड और युद्ध में हुआ। मैं ये बात इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि बोडोलॉजी इज बॉर्न एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए सोशल मूवमेंट। बहुत लंबी मूवमेंट चली और इस मूवमेंट ने एक नया मोड लिया कि हमें पीसफुली मूवमेंट करनी है। हमारी मूवमेंट हेट्रेड के ऊपर आधारित नहीं है, बट इट इज फॉर सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। इसलिए बोडोलॉजी को हमेशा विदाउट फेल्यूर रिलेशनशिप्स का स्टडी करना जरूरी रहेगा। आप पूछेंगे कि हम कौन सी रिलेशनशिप करेंगे, क्या हम आसाम के साथ रिलेशनशिप की, वो तो कभी कभी हमें इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। मैं ये सब सवाल आएंगे अगर हम कोई ओवर ए कप ऑफ टी बैठे तो ऐसे 10-20 सवाल आप उठाएंगे, मैं जानता हूं। लेकिन मैं जिस रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं वो रिलेशनशिप अभी भी अनस्टडीड है और वो स्टडी करने की बहुत जरूरत है। वो कौन सी रिलेशनशिप है, इसके बारे में मैं कुछ 5-1 मिनट आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। आपने नक्शा देखा, साउथ एशिया का नक्शा है, उसमें बहुत सारे पर्वत है, हिमालय भी है, नीलगिरीज है दक्षिण में, सह्याद्री है, विंध्यास है, बहुत सारे माउंटेन्स है, बहुत सारी रिवर्स है और कुछ डेजर्ट्स है। ये डेजर्ट को लेके हमारा इतिहास एक बना है, स्थलांतर का इतिहास, सिविलाइजेशन का इतिहास। हड़प्पा का पूरा इंडस सिविलाइजेशन वो डेजर्ट बनने के प्रक्रिया से जुड़ा था। पानी की समस्या, बहुत लंबे समय तक ड्राउट बनना, उसे वो पूरा सिविलाइजेशन नीचे चला गया, ये आप जानते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपके सामने जो साहब बैठे हैं पूर्वजों से, इस देश में पिछले 65,000 इयर्स हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस इन साउथ एशिया लिखने वाले एक कंटिन्यूअस हिस्ट्री। अगर दुनिया में एक कोई स्कॉलर हो, ही इज द मैन। उनको कई देशों में अवार्ड्स मिले, हर देश की यूनिवर्सिटी उनको बुला रही, उनका पीछा करें कि आप, बहुत लंबा इतिहास है ये। और इसमें रिवर्स को लेके इतिहास लिखा गया, सिविलाइजेशन का, पानी को लेके इतिहास लिखा गया,
हिल्स को लेके भी इतिहास लिखा गया है। इसमें गंगा किनारे के सिविलाइजेशन का इतिहास हमारे पास है, वहां महाभारत का युद्ध हुआ, हम ऐसा मानते हैं। यमुना का इतिहास है, कृष्ण का नाम यमुना के साथ जुड़ा जाता है। ब्रह्मपुत्र का इतिहास कहाँ है, क्या है, किसने लिखा? क्या पानी के नदी के इर्द गिर्द सिविलाइजेशन उठता है, पैदा होता है, तो क्या गंगा और यमुना या तो कृष्णा और कावेरी वहीं पे सिविलाइजेशन हुए और ब्रह्मपुत्र में नहीं हुए? ये सवाल है। अब इसका जवाब देना हो, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी नदी है तो वहां सिविलाइजेशन होना ही चाहिए। वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या उस तरह से नहीं होता है कि आपको ये कमीज है, मुझे भी कमीज होना चाहिए। हिस्ट्री इज अ स्ट्रेंज थिंग। दुनिया के बहुत सारे हिस्से और उसमें क्लाइमेट भी जुड़ा है, नदियां भी जुड़ी है, डेजर्ट भी जुड़े हैं। लेकिन अगर इसका इतिहास ढूंढना हो तो आपको भाषा को लेकर, क्या चीन के साथ हमारे क्या ताल्लुकात है, इसके बारे में अभ्यास करना पड़ेगा। चीन के साथ बहुत ताल्लुकात रहे, बुद्धिज्म के हैं, भाषा उनके है, ट्रेड रिलेशनशिप्स के हैं, फिलोसॉफी के हैं, बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल यहाँ करते हैं वो पुराने समय चीन से आई होगी, वहां भी यहाँ की चीजें गई है। सो कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन सभी एक्सचेंज हुआ है। भारत में इस समय चीन के साथ सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप क्या है ये स्टडी करने के लिए दो ही जगह सेंटर्स बने हैं। एक जेएनयू में था, वो ठीक नहीं चल रहा है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने बनाया था, लेकिन वो केवल कॉमर्स और ट्रेड पे नजर रख के काम कर रहा है। बोडोलॉजी कैन बी ए सेंटर फॉर स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन चाइनीज सिविलाइजेशन, सिनोलॉजी एंड इंडोलॉजी। ये बहुत बड़ा काम हो सकता है क्योंकि उसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। जो है वो बुद्धिस्ट स्ट्रीम से आई है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से आई है, लेकिन मटेरियल कल्चर के बारे में इतिहास में क्या रिलेशनशिप थी वो हम जानते नहीं है। दूसरी बात, इससे आप केवल एक कम्युनिटी के इतिहास के पिंजरे में बंद नहीं होंगे। आप बोडो के फोक सॉन्ग, स्टोरीज लिखना चाहिए, सही बात है। दूसरी बात है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जो टोनी जोसेफ सर ने 65,000 ईयर्स का पॉपुलेशन का जेनेटिक्स का सहारा लेके ये साउथ एशिया का इतिहास लिखा है। रमेश जी ने कहा कि कार्बन डेटिंग, आर्कियोलॉजी और टेक्सचुअल एविडेंस ये तो स्टैंडर्ड मेथड सही साइंटिफिक मेथड है, लेकिन आज नई मेथड अवेलेबल है जेनेटिक्स की। तो टू विच ह्यूमन स्टॉक डू वी बिलोंग, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए ये एक महत्व का विषय है, क्योंकि हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्युलर माइक्रोबायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जेनेटिक सैंपल्स का अभ्यास हुआ और उसके आधार पे बहुत सारे जेनेटिक साइंटिस्ट ने कुछ नतीजे निकाले। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमन स्टॉक ये क्या है, इसका डिसाइडेड कुछ कंक्लूजन निकालना ये अच्छा रहेगा। या तो किसी ने कंक्लूजन्स निकाले होंगे तो उसका अभ्यास हमारे लोगों तक पहुंचाना जरूरी होगा, तो वो काम सेंटर फॉर बोडोलॉजी कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा काम है जो आर्कियोलॉजी के एक्सकैवेशन से नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम हुए हैं, और वो काम को चालना देना जरूरी होगा। द फोर्थ इज, आपके यहाँ जो एग्रीकल्चर होता है सेरिकल्चर है, सेरिकल्चर इज एटलीस्ट नोन इन दिस सबकॉन्टिनेंट फॉर 2400 to 500 years.
जूलियस सीजर को, ये लैटिन में टर्म है सेरिकम, सिल्क का टर्म है सेरिकम, सेरिकम से सिल्क टर्म अंग्रेजी में आया, और वही टर्म संस्कृत में भी इस्तेमाल किया गया था। जूलियस सीजर के ऊपर क्रिटिसिज्म हुई कि उसके सीनेट ने कहा था कि आप इंडिया से इतना सिल्क क्यों मंगवाते, ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है इधर उधर। तो आपका जो सेरिकल्चर है उसकी मेथड ये अन्य सेरिकल्चर से अलग रही है। तो और हर घर में वो जानकारी है। So that needs to be studied in a historical perspective, not only in commercial perspective. So I am saying that combining agriculture, sericulture, language, archaeology and genetics, आप दुनिया के बहुत सारे सिविलाइजेशंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम कर पाएंगे। And that should be the mission of Bodology. Indology was the mission of ancient civilizations in Africa, Asia and China and Europe. Bodology should be the mission of connecting many methods of study in modern times in the 21st century. और ये आप कर पाएंगे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यूरोप could progress at that time because they accepted that they lacked something. You have made that beginning on the right kind of footing. You accept. ब्रह्मा साहब ने बहुत मॉडेस्टी के साथ कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये करना चाहिए, and I know he knows. लेकिन वो जो मॉडेस्टी है वो आपके पास है, ये आपका सबसे बड़ा कैपिटल है। आज इस देश में कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई सेंटर नहीं है जो इस तरह का काम कर पाएंगे। लेकिन आप दूसरी जो सेंटर्स है, जैसे डेक्कन इंस्टीट्यूट इन पुणे, उसके साथ अगर आप एंड वी कैन हेल्प यू इन डूइंग दैट विल बी हेल्प। मैं यहाँ रुकता हूँ, लेकिन इस समर में, आने वाले समर में, अगर आप आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट्स का कैंप रखे हो और उनको कहे कि आपको कुछ दिखता है क्या, कहाँ एक्सकैवेशन होना चाहिए, आप मानते हो कहाँ एश मॉन्स है, कहाँ कुछ आपको पुराने सीट्स मिलते हैं, कहाँ कुछ कार्बन डेटिंग का मौका है, कहाँ कुछ आपको पुराने नौका है, जो बोट्स है उसके बारे में कुछ कहना है क्या, they might come up with some ideas and that could be a good beginning. Induct the young people. William Jones was only 24 when he thought of Indology. Young minds have good ideas. Old people like me have run out of ideas. Just dump them in Brahmaputra and begin with young people. और टोनी जोसेफ जैसे जो पूरा जो पर्सपेक्टिव है 65,000 years, 45,000 years का माइग्रेशन, नॉर्थ ईस्ट में कब से ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके बारे में वो आपको अच्छी तरह से बता पाएंगे इन स्मॉलर ग्रुप परहैप्स। विद दीज सजेशंस I stop here and I congratulate you once again for thinking of this initiative. It must go forward. And the visionary man who has set this up, वहाँ एक बिल्डिंग है, वहाँ एक अच्छी लाइब्रेरी भी हो और इंटरनेट के जरिए आज लाइब्रेरी पे कम खर्चे में भी बहुत सारा नॉलेज हम पा सकते हैं। बट सम स्टडी फेलोज 5-6 वहाँ जरूरी है। एंड इट डजंट मैटर हुज क्रेडिट इट इज, द इनिशिएटिव इज गुड, लेट इट बी कलेक्टिव क्रेडिट of all of you. Thank you very, very much. I would like to request special guest Professor Tony Jose, the eminent historian and author, New Delhi, to deliver a speech. Respected Chief Guest, Cabinet Minister Sri Brahma, CM Sri Brahma Goro, Sri Deepan Goro, eminent guests and friends. I was not expecting to give a long speech, so this is going to be more in the nature of comments rather than a long speech. It has been fascinating listening to the speeches. And Professor Ganesh Devi, I think,
gave the structure to proceed from here in a very structured manner. And as you start on this journey, which can be fascinating, to the scientific study of the history, literature, philosophy and culture of the people, the Bodo people, I think it is interesting to look at a larger context. So I am going to talk about something which is that larger context. The journey that you are starting on now, it is interesting to know that in a global context, even 7 to 8 years ago, people did not know very well how the different populations of the world form. People would make various guesses based on archaeology, archaeology, linguistics, philology, and so on. But those were really guesstimates. But this changed dramatically in the last 6-7 years. Now we have a far better understanding of how different populations in the world form. And this is because of mainly because of a relatively new discipline called population genetics. And in the last 6-7 years, what population genetics have done is that they have acquired the ability to extract and analyze DNA from people who lived thousands or tens of thousands of years ago. And that changes everything. How various populations form becomes far clearer. To give an example, let's say in an archaeological site in the borderland territory, which from a level that is, let's say, 3,000 years ago, you have recovered ancient DNA from a skeleton that says there's no sign of an East Asian ancestry. But let us say that from a level that is only 1,000 years ago, we also recovered DNA from ancient DNA from a person who lived 1,000 years ago, and there is such ancestry. If you find that, then you know that between those two periods, there's a new ancestry that came into this region. Now what has happened in the world is that in the last few years, hundreds and hundreds of ancient DNA samples have been collected from all over the world. And that has given us clarity in terms of understanding which groups of people moved when into where. For example, now we know that Europe was originally populated by people by the hunter-gatherers originally started living in Europe, entered Europe around 45,000 years ago, honestly, or a little earlier. But we know that around 9,000 years ago, a group of farmers from areas today known as Turkey, earlier known as Anatolia, moved into Europe, displaced or mixed with the then existing hunter-gatherers. So that is the first major population change. Then again, around 5,000 years ago, a group of people, pastoralists from Central Asia, moved into Europe, mixed with or displaced then existing farmers and whatever remained of the hunter-gatherers. So that's how we know what the Europe is. We know that Americas were peopled by 3 migrations from Asia, thousands of years before Europeans ever set foot there. So what I'm saying is that now is the time when we are getting a clearer understanding of the prehistory and population formation of different regions. What about India? We now know that India was also peopled by at least 4 major migrations. And this is also reflected, and this is where the work that we are going to do fits in. There are 4 major language families in India, right? Or the Indian subcontinent, people speak 750 languages.
divided into 4 very different language families. Divided into only 4 very different language families. That is Indo-European, which is spoken mostly in northern India. Dravidian, which is spoken mostly in southern India. Austro-Asiatic, which is spoken in pockets, which is spoken in central India and tribal areas in central India and eastern India, and of course Sino-Tibetan, Tibeto-Burman. So these are the 4 language families that are spoken in the Indian subcontinent. Of course, there are a couple of languages that do not belong to families, which are called isolates, like Buruntaski, or the language spoken in the Andamans. So many of these languages are closely linked to migrations that happened in prehistory, in old times. And we know what those 4 migrations are. One is what you might have heard of the out of Africa migrations. This is when a group of people moved out of Africa into the Arabian Peninsula around 70,000 years ago, and then went on to populate all the rest of the world. The last continent they got to being the Americas around 16,000 years ago or earlier. So those out of Africa migrants reached India around 65,000 years ago, and the interesting thing is that all population groups in India today still carry the ancestry of the people who arrived here 65,000 years ago. Right? No matter where in the caste hierarchy you stand, no matter what language you speak, no matter which region you inhabit, no matter what religion you belong to, all population groups in the subcontinent, you are not even talking about the Republic of India, in the subcontinent carry the ancestry of the first Indians who reached here 65,000 years ago. This is significant new information, we did not know this earlier. Second, there are 2 agriculture-related, at least 2 agriculture-related migrations that moved into India. When you say agriculture-related migration, what you mean is that when people took to agriculture in different parts of the world, different people took to agriculture in different parts of the world independently at different points of time. And whenever that happened, what followed was a population explosion. The early centers of agriculture were Egypt, Mesopotamia, India, China. So wherever this happened, what happened was a population explosion, which meant that because settled farmers grow at a much faster rate than hunter-gatherers, so because of the population explosion, there were migrations that reshaped demography. So there were 2 agriculture-related migrations that came into India. One from northwestern India, where agriculture happened. What is the first area for agriculture to happen in the Indian subcontinent, and one from the east, which is more important in the context of what we are speaking. When China took to agriculture, there were 2 major migrations, at least 2, there are more, that happened. One that came through East Asia, bringing Austro-Asiatic languages, and these reached India around 2,000 years ago, 4,000 years ago or later. That is between after 2000 BCE. So that's the story of how Austro-Asiatic languages came to India. And this has been now proven by ancient DNA evidence, because we have ancient DNA evidence of those people movements. So this is again something that we did not know earlier. This we have come to know only in the last few years. Right? Because there was earlier doubts about, people were still debating, did Austro-Asiatic language speakers move from India into East Asia? Because Austro-Asiatic languages are spoken in India and also in many of these Southeast Asian nations, Vietnam, Laos, Cambodia, and so on. So it was not clear which way people moved. Now we know, based on ancient evidence, papers that have been presented in 2018, that the movement came this way. And we do not yet have similar evidence for, genetic evidence for Sino-Tibetan languages arriving into India. But I think these are some of the areas where new research you have to start. Just as we need research, archaeological research, much more to happen in northeastern and eastern India.
we also need some of these genetics-based researches to happen for us to clearly understand population movements. But the point is that no matter what we find about these population movements, the underlying summation of it is that all Indian population groups are mixed. They are all migrants, multiple migrations that happened in history, but these migrants have also mixed to the extent that no matter how far you go to find a population, how remote it is, you will still find that those population groups are all mixed of these multiple migrations that happened in history to varying extent. In eastern India, you will find more of the East Asian ancestry. In north and western India, you will find more of the West Asian and Central Asian ancestry. In South India, you will find more of the first Indian ancestry of people who came here 65,000 years ago. But all population groups are mixed. So there is a lot that we carry that is together. So there is no better way to define what we are than what seemed like a cliche earlier, which is unity in diversity. And this is the thing to keep in mind while you start on your exciting journey, which I think a lot of the answers will come both from new archaeological research, which I'm sure you will be initiating, as well as better understanding of the spread of migrations. You need answers to questions. When did agriculture begin in this region? Because if you're saying that some of these migrations are agriculture related, so then the key to finding the earlier history is to know when did agriculture begin. Do we have a clear idea? So if you have to do archaeological research, that's a focused question that you need answer to. Second is to say that if you need full answers to the question of the Bodo history, you need to be asking questions about not just the Bodo language, but all the Sino-Tibetan languages that are present in India. So that's when you will get a full-fledged answer to when did these things happen. And we can't make simple assumptions. For example, people used to think that the migrations from Central Asia that brought Indo-European languages to India between around 2000 BCE and 1500 BCE, we often think of them as a single migration. That's not so. This happened over 5 centuries, over 500 years. These were multiple migrations, and these were not people all following the same principles or practices or belief systems. In fact, we know from the earliest Sanskrit literature that there were often fights between different groups of Indo and European language speakers who came here. So therefore we can't, so these are nuances when you start studying how did these migrations happen. This might have happened over long periods of time, but definitely I wish you all the best, and thank you very much. Yes, I would like to request Rita Chaudhary to speak now. নমস্কাৰ। আমাৰ অসমৰ বড়ো ভাই ভনীসকল, লগতে আপোনালোকলৈকে মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, বহাগৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। অসমীয়াত মই নকওঁ কাৰণ আমাৰ ইয়াত আলহী আছে, গতিকে মই ইংৰাজীতেই ক'ম। Sir, I will speak in English because I can't speak Hindi properly. We are all people from Assam are weak in this language. So, actually, I have come here just to learn from you
Because when I was invited, I told them that I don't have any knowledge about Bodology or that kind of scholarly aspects of any community. But as a member of the Greater Assamese community and my involvement in the social changes in Assam and my experiences and my connection with the Bodo community, I can share some of my understanding, but it cannot be scholarly. And actually I have learned many things, and I must thank the organizers that they could think at that level to bring their community to this level by that to establish themselves as a completely separate identity. They were not like that before. I have seen this transition. Some of you may know me, but I have a soul connection with the ABSU. But I have seen the transition not only of the Bodo community, but a transition of all other small ethnic communities of Assam after the Assam movement. So I was a part of the Assam movement, and I saw, because it was a question of the security and a question of our identity. Many leaders and members of different communities joined the Assam movement, and there were many leaders from the Bodo community, like ब.फ.आ, and obviously ब.फ.आ. And after the Assam movement was over, there was a regional party was formed, and it captured power. So this was our first regional government in Assam. And after that, we saw how all the communities started looking back, started looking at themselves as independent identity. Assamese identity is always a composite identity, and I believe in this composite identity. It is not a language-based identity, it is a culture-based identity. People, a handful of people, they try to impose one idea that the Assamese identity is a language-based identity, but it is wrong. It's a culture-based identity, and as Assam is our land, so we consider everyone as our Kohudar, our children from the same womb, same mother. From the আমি আমাৰখিনি পিছত আমি আকৌ লগ পালে পাতিম, মই বেলেগ অকণমান কথা কৰিলোঁ। You are all scholars, you know about migration. Civilization is actually is a tale of migration only. So Assam is meeting point of the Eastern and Western cultures and civilizations. So what is they call the sinology or Indology. Indology, it is now the scholars, historians, they have started looking at Indology from a counter perspective, and it is very divisive for. Is analysis, they have their own arguments. So, yes, if we have to understand a community or nation, it is not always or cannot be only about their relationship with others.
it should be about them, about their culture, about their history, about their background. Everything should come under that kind of study. So in Assam, it is, thus I want to tell our scholars, it's a Tibeto-Burman linkage that people came from China. There's a community called Singpho in Upper Assam. Still they have a connection with China. There's a Singpho community still there. There's Ahom communities. They came from China. This is going on for the Boro people also. They also try to find us Chinese connections. I don't know much about this kind of researchers. So, somewhere, and yes, people came from West also, like us. We came from West. Our forefathers came from Gaur. We are Kayasthas. We came from a different part of India, ancient India. And some people came from Tibet, from Burma, China, crossing the Patkai range. We have not studied what was the link of the Boro community with their neighbor, the Bhutanese. We have not studied properly. Now you have started doing this, the linkage, or they are started finding out people living outside Assam, like Bangladesh, like some other places. So this study says that in Assam there's a mixing of different cultures. We have when we fell ill, generally one test is given in Northeast. It is called thalassemia. It is called hemoglobin E disease. They say it is a mongoloid origin disease. But sometimes we can find this E trait in people who are not of Mongolian origin. So there's a mixing of many tributaries in Assam. And the very special thing about our land, because I'm a writer, and I try to find out the connection between different cultures. The very special thing about Assam is, we talk about great city-states, we talk about small direct democracies, but we have never looked at our own city-state or democracy, direct democracies of Assam, that area. We have never got that exposure that how people can live in without any teaching like Buddhism, can live with the idea of peaceful coexistence. We have, our history is mainly, we have oral history, only the Ahoms and some other scriptures we can find history, and mainly the British, they wrote a history of some. But if we have ballads, we have our folk tales, and we cannot find anything about any conflict between different communities living together. This is a very important aspect of our land. Another aspect is we have democracy. Especially in the tribal communities, we have democracy, because though those were kingship or chieftainship, small kingdoms, but still king was not
the supremo. King was always under the community, control of the community. The Ahoms have Gura Gohai, Bor Gohai and Borpatra Gohai. They could change the king. And in the different tribes, we have the democratic system. Our women were empowered. They had freedom. So, king cannot supersede the society. So these are the very good aspects of our land, which we can send or we can communicate to the people living in different parts of Assam, because I believe, yes, there is always a mainstream. But what is a mainstream? If you look at Jamuna, it is only, if you go to the source, in the Jamuna tree, it is a very small beginning. And many tributaries contributed to making the Yamuna river a bigger one. So, Ganga also has a very small beginning in the Gomukh, but many tributaries contributed. So, yes, always there is a mainstream, but every tributary has its own contribution and prestige, and they should have the recognition. We don't believe in periphery or center. We don't believe in east or west. Where I'm standing, if I'm standing firm, if we have something to contribute, if we have something to offer, if we have something to lead, then we are the center, then we are the mainstream. So we have to come out from this idea of mainstream and periphery. I personally don't believe in this, and I'm very much confident maybe somewhere we must retain the arrogance of not being a peripheral identity. We are not peripheral. So in Assam, I have seen the Boro community, they somewhere they are playing the role of the big brothers for their other tribal communities. They are learning from them, and all other communities have started developing themselves. Kirbis, the Tiwas, everyone is trying to rebuild, reconstruct their identity. They are looking back, trying to find out their history. So it is, I think, the rules should have played by the scholars, which now we name as the Assamese hegemony. So it is not, we cannot accept hegemony, but we can accept that greater role if someone has that capacity to lead. So the Boro community has come a long way and have established themselves at a higher level of power, identity, at a cultural level also. So I always want, as your sister, always I want that you should live unitedly, develop yourself to the fullest, develop your intellect, develop your inner qualities, and at the same time inspire the other communities. Tell them how to do that. Show them what you are doing. We can see the disciplined Boro volunteers in your programs. We can never see these things in any other organization, the discipline. You have created it. We call it intentional living. We live with intention. Yes, we have many ups and downs. We have some bruises, we have some negative faults, but you learn to live intentionally. No one of our communities have learned to live like that, including the
language-based Assamese community. So intentional living means intentionally creating identity has led you to here. Because you have called the scholars from other parts to guide you, to show you how to go ahead. You are searching for or looking for scholars to learn more. So this is called intentional living. And I appreciate the leaders of the Bodo community for their intention of creating a new identity, a brighter identity, and which may in future may be a role model for the small communities who are trying to survive and develop and rebuild their identity and their society and culture. I thank the scholars because they have enlightened us with their scholarly speeches, and I thank the organizers for inviting me here. I have just joined as an editor of a magazine. My Goriok editor is a Juk Disu. And my Ahmad Pachale, my Yellow Eyes of Hobolke Lokpam Boli. My Bisaru, Jodi Abnol came for high correct. Ketia Hale Borova, Jibu Nika Hoyase, Borova, Jibu Hadukatase, Borova, Jodi Kiba Malita, Ziase, Yadi among অনুবাদ কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে আমি এটা হয়তো শিতান আৰম্ভ কৰিব পাৰিম য'ত অসমৰ সকলো বেলেগ বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্যসমূহ আমি বেলেগ বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ মানুহে লিখি আছে অসমীয়াত লিখি আছে সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু নিজৰ নিজৰ ভাষাত লিখি থকা সাহিত্য সেই ভাষাৰ সাহিত্য লৈ আনিব বিচাৰো অনুবাদৰ জৰিয়তে যেনেকৈ অসমীয়া ভাষাৰ বেলেগ ভাষা লিখাবোৰ আমি বড়ো ভাষালৈ অনুবাদৰ জৰিয়তে গৈছে যেনেকে দেউলা আংখুইখন বড়ো ভাষালৈ ট্ৰান্সলেট হৈছে আৰু এখন দুখন হৈছে তেনেকৈ আপোনালোকৰ ভাষাৰ ট্ৰান্সলেশ্যন অহা উচিত ভালকৈ সেইটো ভাষাৰ মানুহে অসমীয়া ভাষাত লিখিলেই এটা মূল খুঁটি গঢ়ি নুঠে ভাষাবোৰ exchange of ideas, exchange of moral exchange of then আমি একেলগে আগবাঢ়িব পাৰিম কাৰণ পৰিচয় ৰক্ষা কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় এটো বহুত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান so I hope the scholars, the leaders of the modern India, they will help us and guide us and also support us in our efforts to enhance our life to the maximum point of development from our side. Thank you so much. बहुत धन्यवाद श्री प्रमोद Boro, Chief Executive Member Bodoland Territorial Regions, will speak on that subject. आज के ये सेमिनार प्लेनरी डिस्कशन के चेयरपर्सन डॉक्टर कुमुद रंजन बसुमतारी सॉरी इस प्लेनरी डिस्कशन की चीफ गेस्ट प्रोफेसर गणेश देवी सर, स्पेशल गेस्ट टोनी जी, कीनोट एड्रेस देने के लिए इनवाइट किए और उपस्थित हुए हमारे पीजी ब्रह्मा जी, असम के कैबिनेट मिनिस्टर। आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में उपस्थित हुए मैडम चौधरी जी,
जो असम बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन रहे और एक जाने माने लेखक है हमारे। इस मंच पे उपस्थित प्रोफेसर सूरज नरजरी जी हमारे सबसे पुराने एक स्कॉलर है, राइटर है और बोडो समाज की एक थिंक टैंक है। आज ये स्पेशल प्रोग्राम में हमारे बीच में उपस्थित बोडो साहित्य सभा के प्रेसिडेंट तोरेन बोरो जी, हमारे नई राज्यसभा की एमपी रंगरा जी, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट दीपेन बोरो जी और आज की ये सेशन में उपस्थित हमारे मैं उम्र में थोड़ा छोटा हूँ फिर भी थोड़ा दोस्त भी हो, हमारे दादा भी है प्रोफेसर मुनीश तमांग जी, काफी लंबा समय के हमारे एक एसोसिएशन रहा। इस मंच पे इस हॉल में उपस्थित हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स और एमएलएस, एमसीएलएस और डीबीए की फॉर्मर प्रेसिडेंट और वर्तमान की अधिकारियों और उपस्थित स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से भी आप सबको रमजानी बैसागु जो बिहू है इसके शुभकामना मैं देता हूं। और स्पेशली ये प्रोग्राम ABSU ने ऑर्गेनाइज किया गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के साथ, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। रमेश भरद्वाज सर चले गए, उसके प्री शेड्यूल प्रोग्राम है। रमेश भरद्वाज सर को भी मैं धन्यवाद देता हूं उसके सहयोग के लिए। ये विषय पे मैं तो ज्यादा अंदर जा नहीं पाऊंगा। जब स्टूडेंट मूवमेंट हो रहे थे तब काफी बातचीत होते थे सोसाइटी को लेके। एक साल थोड़ा सा मेन विषय से थोड़ा हम लोग ड्रिल हो गया है, ड्रिल हो गया मतलब क्या बोलते हैं इसको, हम लोग हट गया, थोड़ा सा भटक गया है मेन विषय से तो इसीलिए आना मुश्किल हो रहा है मेन विषय पे। पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया मेरा 1.5 साल 2 साल जैसा हो गया, तो इसमें दूसरा स्कूल में चला गया तो उसको काफी स्टडी करना पड़ा, तो उसमें थोड़ा घुसने के लिए कोशिश कर रहा था कि ये विषय क्या है, पहले वाला विषय और ये वाला विषय से थोड़ा अंतर है। तो जब गणेश देवी सर कुछ बोलते हैं तो अलग दुनिया में लेके जाते हैं, तो फिर पॉलिटिक्स से और वो दुनिया से जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी हो, इतना अच्छा से आप लोग ने बोले हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा बोडो समाज के लिए एक आई ओपनर। ऐसा नहीं है कि ये आपने जो बोला है ये आने वाले समय में हम लोग को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। हिस्ट्री के ऊपर हमारे जो पास्ट जो भी हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल हो या कुछ भी हो, इसको लेके बहुत सारे समय पे हम लोग कॉन्फ्यूज हो जाता है और बहुत दिक्कत होता है समझने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा जो है रिटन फॉर्म में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा है ये काफी नहीं है समझने के लिए एक जाति को, एक समाज को। और हम लोग जो पॉलिटिकल मूवमेंट करते हैं बहुत समय पे इसको लेके डिबेट करना पड़ता है कि हम कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, कैसे रहे हैं। अभी मैडम ने जैसे बोला है कि टेरिटोरियल या पेरिफेरियल, उसमें मैडम ज्यादा वो नहीं करता बोल के, लेकिन कभी कभी ये बहुत जरूरत होता है, जैसे कोई पॉलिटिकल मूवमेंट में हो या किसी भी आपकी आइडेंटिटी को क्लेम करना है, ये मेरा आइडेंटिटी है, तब हम लोग को थोड़ा सा ये तकलीफ होता है। तो इसीलिए शायद यूजी ब्रह्मा जी हमारे
प्रोफेसर सूरज सर सब लोग मिलके ये बोडोलॉजी को शुरू किया था। तो मेरा यही एक जानकारी था, जो किया है अच्छा किया है, इसको आगे लेके जाना है। और मैं तो ना स्कॉलर हूँ ना ये विषय पे कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और अपने जो एंसेस्ट्री को जानना, हम लोग कौन थे, कहाँ से आए, क्या था, ये बहुत मतलब एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। और जानने के बाद हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मैं ऐसे ही बातों बातों में जब भाषण देते थे पॉलिटिकल मूवमेंट में, तो बोलता था कि असम में जब भाषण देते हैं, ये जमीन में आप जितना भी अंदर तक खोदोगे, हमारे एंसेस्टर की आपको हड्डी ही मिलेगा बोल के ऐसे ही बातों बातों में बोल देते थे। तो क्या है कि 4000 BC से हमारा हिस्ट्री को दोहराया गया कि ये लोग 4000 BC से इनका जो आना जाना यहाँ मिलता है, लेकिन उससे पहले क्या है उसको बोला नहीं गया। तो अभी जो है माइग्रेशन तो ऑल ओवर वर्ल्ड रहा है, लेकिन ये दुनिया में अभी गणेश देवी सर ने जो बताया है कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हम लोग का, अगर हम लोग और डीप चला जाएगा, ऊपर 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 ऊपर, वो तो होगा ही कि हम लोग किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। आज दुनिया में बहुत सारे झगड़ा लड़ाई हो रहा है अपने आप को लेके, लेकिन उसको खोजना बहुत जरूरत है। और उसका जो लिंक है, इसको प्रूव करना भी बहुत जरूरत है, ताकि आने वाले समय पे दुनिया में फिर हम कौन है इसको लेके दूसरा वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सो ये कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड जो है, इसको लेके मुझे बहुत सारे समय पे एक मेंटली डिस्टर्ब होता है। हम क्यों लड़ते हैं, हम क्यों झगड़ते हैं, किसी का कोई हेजिमोनी हो, किसी का कोई अपने का बड़प्पन दिखाने का हो, लेकिन मरते तो इंसान ही है। तो इंसान मरने वाला काम कब खत्म होगा? तो उसके लिए बहुत कुछ काम करना जरूरत है। और हम लोग को भी प्रूव करना या इस्टेब्लिश करना जरूरत है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है, कैसे आए हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। अभी इंडोलॉजी के बारे में, साइनोलॉजी के बारे में सर ने बताया है। कभी कभी ऐसा लगता है दुनिया बहुत छोटा है, जब हम अंदर घुस जाता है तो कभी लगता है कि दुनिया इतना बड़ा है, लेकिन बड़ा हो छोटा हो, हम लोग का रिलेशन तो एक दूसरे से है ही। इसको एक सेंचुरी में या एक दूसरे सेंचुरी में नया नया अंदाज लेके, नया नया थीम लाके, नया नया एजेंडा लाके लोगों ने अलग से प्रेजेंट करने के लिए कोशिश की है। जिसको सर ने बोला कि ये इंडोलॉजी के बारे में जो सर ने बोला है, कॉन्फ्लिक्ट, वार, जो लोगों के बीच में थोड़ा सा किसी को सेपरेशन ऑपरेशन ये हुआ है। बीच में मुझे भी मौका मिला था एक सेमिनार सुनने को, वहां भी बहुत सारे बातें की है संस्कृत और संस्कृति का थोड़ा लड़ाई के बारे में। अभी हमारा जो संस्कृताइज कल्चर है या हमारा जो संस्कृत जो सभ्यता है और वेस्टर्न कल्चर है, उसको लेके कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही रहता है। लेकिन बीच में हम लोग जो मंगोलॉइड लोग हैं, जिसका लिंग्विस्टिक फैमिली सिनो तिब्बतियन से जुड़ा हुआ है, वो लोग भी बीच में कहीं हम लोग को पूरा ये जो पिक्चर है इससे साइडलाइन हो जाता है कभी कभी। तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए अभी इंडिया का बात करें तो बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। बीच में मैडम ने एक साइनिस इंडिया में जो रहे हैं इनके बारे में एक किताब लिखे थे, माकाम। उस किताब को जो पढ़ते हैं तो हम लोग को बहुत क्लू मिलता है कि कौन कहाँ से कहाँ गया, क्या हुआ। वैसे तो हम इंसान है, जो भी भाषा है इसको बोल के जीना है, जो भी मिलता है उसको खा के जीना है। लेकिन जब एक स्टेबल एक समाज के बारे में हम लोग सोचते हैं, तब हम लोग को ये सारे बातें में आना पड़ता है। तो इसीलिए बोडोलॉजी को लेके आगे क्या काम करना है, इसके आप लोग जो सलाह दिया है, एडवाइस दिए है,
आई थिंक आने वाले समय में बोडोलॉजी को एक दिशा मिल गया इसके ऊपर काम करने के लिए। और इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ काफी प्रोफेसर यहाँ है, प्रोफेसर आताराम जी है, प्रोफेसर दिमासा जी है, बहुत सारे लोग यहाँ है जो बोडोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं गणेश देवी सर से भी काफी चर्चा किया था कि इसका एक फ्रेमवर्क बनाना है, एक मैकेनिज्म बनाना है और आने वाले समय में इसको आगे लेके जाना है। क्योंकि बोडो ही नहीं है, आपने जैसे बताया बहुत सारे ट्राइब्स है, तो वो लोग अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे, लड़ाई कर रहे अपने आप को खोजने के लिए। आप कौन है इसको थोड़ा सा खोजने के लिए, ढूंढ के निकालने के लिए बहुत मतलब हार्ड वर्क कर रहा है, काफी तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। और इंडिया में भी मुझे लगता है अभी पूरा ईस्ट के बारे में आपने जैसे जिक्र किया है, पूरा ईस्ट में लोग अपना आइडेंटिटी को लेके अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। कोई कुकी हो, नागा हो, कोई भी ट्राइब्स हो वहाँ का, तो वो इंडियन मेन स्ट्रीम में उनका कहीं पोजीशन है नहीं, उनका कोई स्पेस है नहीं, तो उसको लेके वो लोग भी बहुत तकलीफ में हुई। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा आगे जाके कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया जब से आया, कॉन्सेप्ट ऑफ भारत जब से आया, उसके थोड़ा सा आगे जाके अगर बात करें कि ये जमीन में कौन कौन थे, कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, वो कौन थे, और वो लोग को पूरा जोड़ने का अगर काम हम लोग तो एक स्टडी के थ्रू कर सकते हैं, जहां आप किसी से कोई लड़ाई करना नहीं है, ये फिलोसॉफिकल बात है, ये आप कल्चरल बात है, ये लिटरेचर का बात है, ये हिस्ट्री का बात है, तो उसमें तो किसी को लड़ाई करना ही नहीं है। सिर्फ हम लोग एक्सप्लोर करके, इसको स्टडी करके, रिसर्च करके, निकल के, बात करके, इसको सिर्फ जुड़ना है। लेकिन ये काम क्यों साइडलाइन किया गया, तो वहां मतलब बात आगे रुकता है। इसको क्यों साइडलाइन किया गया? हमारे इंस्टीट्यूशन ने, हमारे स्कॉलर्स ने, और हमारे जो फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट इंडिया, भारत जो बना है, ये भारत को सस्टेन करने के लिए या आगे लेके जाने के लिए, ये सारा समुदाय का एस्पिरेशन को एकोमोडेट करके एक साथ ले जाने के लिए ये जो एक प्रोसेस होना चाहिए था, वो क्यों मिसिंग हुआ? जिसके लिए अभी तक आफ्टर 75 years of independence, Honorable Prime Minister of India now observing like Amrit Mahotsav in entire country, कि अमृत महोत्सव करके एक ऑब्जर्व कर रही है इंडिया के लिए। तो ऐसे समय पे हमारे इतना सारा समुदाय है, इतना सारा भाषा है, सबका अलग अलग अपना आइडेंटिटी है, लैंग्वेज, कल्चर, सब कुछ है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया नहीं गया। कोई अलग अलग संस्था ने, कोई इंडिविजुअल स्कॉलर्स ने, टोनी जी जैसे हिस्ट्रियन ने अगर लिखा है तो वो अलग बात है, लेकिन कंट्री एज ए होल, मतलब कंट्री मतलब देश का जो इसमें चर्चा होना चाहिए, इसमें अप्रोच एक रहना चाहिए, वो कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है हम लोग आज 22 में बात कर रहे हैं, 2022 में, लेकिन ये विषय जो है बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। इट्स ट्रू दैट बट इट्स इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दैट हम लोग इसमें अंदर जाना चाहिए, इसमें चर्चा करना चाहिए। और गणेश देवी सर ने बताया है कि हमारा तो टाइम गया है, हम यंग लोगों को ये करना चाहते हैं, लेकिन आपका टाइम नहीं गया है। बोरो सोसाइटी में जब मैंने मूवमेंट किया, हम लोग ऐसे ही खेलते खेलते मतलब क्या किया, अंदर घुस गया। हमारे लिए थोड़ा सा रोमांस था, ये हमारे सीनियर लोग मूवमेंट करते थे, हम पीछे 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 आते थे, तो ये खेलते 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 हम लोग भी अंदर आ गए। बट में हम लोग का भी यही रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गया कि इसको आगे लेके जाना है। तो आगे किसे लेके जाए? जब आगे लेके जाने के बाद आया, तब हम लोग को भी बहुत इसमें सोचना पड़ा कि इसको हम लोग को करना है। तो उसको लेके अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन नहीं है, बहुत सारे काम हुआ नहीं है, अलग अलग विषय पे काम हुआ है, लेकिन स्पेशली ये पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, इसको लेके और सीरियसली हम लोग को काम करना है। तो इसीलिए यंग लोग जो है
हमारे सोसाइटी में भी जो ट्रेडिशन था, कल्चर था, जैसे ही हम लोग सीनियर लोग गुजर गया है और धीरे धीरे जा रहे हैं, वैसे भी हम लोग का भी ट्रेडिशन कस्टम धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनका कोई रिटन फॉर्म में वो नहीं है। तो इसलिए मुझे भी बहुत डर है कि हमारे भाषा को लेके किसी हिस्ट्रियन ने बताया था ब्रिटिश की ये भाषा 100 इयर्स नहीं चलेगा, लेकिन भाषा तो अभी तक चल के आया, 100 इयर्स तो हो गया है, रिकॉग्निशन भी मिल गया नेशन में, वो अभी गोल्ड भी है हम लोगों को। मैं धन्यवाद भी देता हूँ हमारे जो लीडर थे बोडो का, कि वो लोग एक अच्छा वो प्रायोरिटाइज किया कि बोडो भाषा को 8 शेड्यूल में लाने का जो डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, इसमें बहुत अच्छा एक डिसीजन हुआ। क्योंकि अभी भारत में मुझे जानकारी है कोई समुदाय है जिसका करोड़ों में पॉपुलेशन है, लेकिन इनका भाषा जो है अभी रिकॉग्नाइज नहीं है। बोडो का तो 1.2 मिलियन 2.5 मिलियन हो सकता है, तो इसमें हम लोग का भाषा रिकॉग्निशन मिला, तो ये बहुत बड़ा एक काम हुआ है। लेकिन जो ट्रेडिशन कस्टम जो हम लोग को पूरा दुनिया में दिखाते थे, ये प्रिमिटिव ट्रेड है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो ये बोडोलॉजी को मैंने इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट करने का मन किया। पूरा दुनिया की बात तो मैं नहीं सोचा, और बोडो को कहाँ तक ले जा सकते हैं वो भी मेरे पास की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का अच्छा स्कॉलर्स है, वो लोग सोचेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि अभी तक जो है उसको बचाए रखने के लिए हम लोग का तो कुछ एक्टिविटी होना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग की मार्गदर्शन से, आप लोग के सपोर्ट से हमारा नया जनरेशन आप में आ गया है, और सब पढ़े लिखे नौजवान है, बहुत जोर से इनमें डायनेमिज्म है सब। तो मैं सोचता हूँ ये आगे बढ़ेगा, और काफी साल मूवमेंट में रहा और मूवमेंट को मैंने देखा, मैं समझा भी मूवमेंट को। लेकिन जो भी कोई मूवमेंट करे उसमें अंदर से बहुत कुछ करना पड़ता है, और बोडो मूवमेंट में वो थोड़ा सा हुआ। लकीली हमारा मूवमेंट जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, यूजी ब्रह्मा जी से पहले उपेंद्र ब्रह्मा जी ने इसको नेतृत्व लिया, और विजनरी लीडर थे, और उसमें आके सेकेंड जनरेशन का जो यूजी ब्रह्मा जी के नेतृत्व में हुआ, उसमें भी काफी हुआ। अंदर से हम लोग का कल्चरल मूवमेंट, बहुत सारे भाषा का, लैंग्वेज का, कल्चर का बहुत सारे मूवमेंट अंदर से अंदर वो चल के आया, और रिफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी तो वो भी हुआ। लेकिन हम लोग का थर्ड जनरेशन में इतना हम लोग कर नहीं पाए, उसमें हम लोग कर नहीं पाए। लेकिन हम लोग का भी यही इच्छा रहा कि ये होना चाहिए। हम लोग भी भूला नहीं, लेकिन हम लोग ज्यादा कर नहीं पाए। तो इसीलिए एक समय आ गया बोडो सोसाइटी में, अभी पीसफुल है, हम लोग को काम करने का मौका है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ जितने भी हम लोग का स्कॉलर्स आए हैं, जेएनयू का प्रोफेसर है, यहाँ बहुत सारे स्कॉलर्स है, सब लोग मिलके ये काम आगे बढ़ाना चाहिए। और आने वाले समय में अगर बोडो सोसाइटी को पूरा दुनिया में इस्टेब्लिश करेंगे, बोडो सोसाइटी के साथ ही कोई हिस्ट्री, जब अब तो हिस्ट्रियन है लिखते हैं तो एक ही का नहीं होता है, इसमें बहुत सारे सोसाइटी एक साथ आ जाते हैं। तो उसको आगे ले जाने के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपने इतना अच्छा बोला है, मैं ज्यादा बोलने से वो भूल जाऊंगा। हम लोग, मैं भी भूलना नहीं चाहता, आप लोग जो बोला है मैं भी कोशिश कर रहा हूँ याद रखने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग आगे और बात करेंगे। आप लोग को मिलके काफी अच्छा लगा। मैं भी थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, तो अभी कोशिश करूंगा कि ट्रैक में आ जाए और थोड़ा सा काम करे। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कुछ बोल के मैं समाप्त करता हूँ, और आने वाले समय में फिर मिलेंगे। और सबको, मेरा जो भी मेहमान आए हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much to Chief Executive Member Bodology Regions. He has expressed his desire, expressed his government program as being the head of the BTR. He has expressed what his policy, and now we came to know his philosophy of working for the Bodos, for the development of the Bodos. Anyway, many thanks to him. Now I would like to invite Sri
Munish Tamang, Senior Faculty Member, Nehru College, Motilal Nehru College, Delhi University, to speak on this Bodology. थैंक यू, धन्यवाद। आज के हमारे इस सभा के सभाध्यक्ष प्रोफेसर ब.फ.आ जी, हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर देवी साहब, हमारे मुझसे पहले के वक्ता प्रोफेसर टोनी जोसेफ जी, चौधरी मैडम, और हमारे आज के की नोट एड्रेस करने वाले हमारे यूजी ब्रह्मा जी, हमारे प्रमोद बूढ़ो जी, नवनिर्वाचित हमारे एमपी और अन्य सभी साथी, सभी को मेरा नमस्कार। देवी साहब के बोलने के बाद अब किसी को भी कुछ बोलने की तो जरूरत है नहीं। मैं तो समझता हूँ कि देवी साहब जब बोल ले तो उसके बाद सवाल बर्खास्त भी कर सकते हैं हम लोग। आपने सब कुछ हमें बता दिया और मैं तो इतना दक्षता मेरी है नहीं कि मैं देवी साहब के बाद कुछ बात रखूं। बस आई वुड ओनली लाइक टू एक्सप्रेस सम ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम योर एड्रेस। आपने जो बातें कही उसमें से कुछ बातें और ब्रह्मा साहब ने और टोनी साहब ने, चौधरी मैडम ने और ब्रह्मा साहब ने जो भी कहा, इन सभी बातों से जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ अच्छा लगा, वो कुछ आपसे मैं सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यूजी ब्रह्मा साहब का जो इनिशिएटिव है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बोडोलॉजी जो उन्होंने शुरू किया है, इसके लिए तो सबसे पहले मैं उनको और उनके संपूर्ण साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बधाई के वास्तव में बहुत बड़े पात्र हैं वो। और जैसे हमारे प्रोफेसर देवी साहब ने कहा कि ये हम सब के लिए एक अच्छा मिसाल उन्होंने रखा है। हमारे लिए बहुत अच्छा उन्होंने एक पाथ ब्रेकिंग जो विजन उन्होंने रखा हमारे लिए, ये हम सब के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। मैं भी कुछ सालों से हमारे साथियों के साथ मिलकर आपके मूवमेंट में भागीदार होने का मुझे मौका मिला है और इसमें मैंने जो देखा, जिस प्रकार से उन्होंने एक्सप्रेस किया हमारे ब्रह्मा साहब ने, कि अगर हम स्वयं ही अपने इतिहास को नहीं ढूंढेंगे या अपने स्वयं को ही अपने आप को परिभाषित करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम खुद ही मिट के चले जाएंगे और या तो कोई और अन्य हमारे बारे में हमारी कहानियां लिखेगा। मैं दार्जिलिंग से हूँ, आप लोग जानते हैं, और वहां भी मूवमेंट है, आप लोग जानते हैं। वहां मैं ये कमी देखता हूँ और मेरे लिए आज बहुत ही प्रेरणादायी चीज हुई है। मैं चाहता हूँ कि देवी साहब का पेट्रनेज हमें भी मिले। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पेट्रनेज आपने हमारे प्रमोद भाई और अन्य लोगों को दिया है, उसी प्रकार का पेट्रनेज हमें भी हो। प्रमोद भाई के मूवमेंट में मुझे एक अच्छी चीज ये लगी थी कि ये केवल एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, एक सामाजिक मूवमेंट था, अभी भी है। उनके जो कार्यक्रम में मैं जब भी गया, केवल एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, परंतु इनके सम्मेलन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती थी, एजुकेशन की बात होती थी, हेल्थ मिशन की बात होती थी, आज बोडोलॉजी की बात हो रही है। बड़ा ही विजनरी चीज है। मैं चाहता हूं कि आप हमें भी आपका मार्गदर्शन मिले। दार्जिलिंग के संदर्भ में मुझे हमेशा मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बॉलीवुड का बड़ा ब्लॉकबस्टर फिल्म आया था बर्फी नाम का, और उस बर्फी फिल्म में हम दार्जिलिंग लोग बड़े खुश हो गए थे कि पहली बार जो है मेन हीरो जो दार्जिलिंग का हीरो बनाया था, रणबीर कपूर को दार्जिलिंग का हीरो बनाया था। मगर बड़ी ताज्जुब की बात की कि वो मेन हीरो तो था, प्रोटैगनिस्ट तो था, मगर वो गूंगा था, बोल नहीं सकता था। तो बड़े मुश्किल से तो हमें बॉलीवुड में एंट्री मिला एज मेन हीरो, मगर गूंगा, कुछ बोल ही नहीं सकता। यहां तक कि वो अपना नाम भी नहीं बोल सकता। उसके पापा ने उसका नाम मर्फी रखा था क्योंकि मर्फी रेडियो बहुत सुनते थे, और वो मर्फी बोल नहीं पाता था, वो अपना नाम बर्फी बोलता था। तो इसलिए पिक्चर का नाम भी बर्फी था। मुझे लगा बॉलीवुड ने बड़ा अच्छा नर्व्स पकड़ लिया हमारा। सही में हम अपने आप को परिभाषित नहीं कर पा रहे, पता नहीं अपना नाम मर्फी है कि बर्फी है, खुद को बर्फी कहकर चल रहे हैं, बाकी लोग भी हमारा कहानी बना रहे हैं। कलकत्ता से एक महिला थी जिसके साथ उसका प्यार था, मगर एक तरफा था। कुछ वो चाहता था कि कलकत्ता में रिकॉग्नाइज करे महिला, और उसको कुछ प्यार मिला ही नहीं। मुझे लगा कितना बढ़िया नर्व्स पकड़ लिया बॉलीवुड ने हमारा। और मुझे इसलिए लगता है कि तब से मुझे भी लगता है कि ये हमारा नाम बर्फी नहीं मर्फी है, ये भी तो एक कहानी होनी चाहिए ना। सब लोग बर्फी बर्फी नाम से, पिक्चर का नाम भी बर्फी रख दिया। मुझे लगता है कम से कम इतना जस्टिस कर सकता था फिल्म, कह सकता था मर्फी उर्फ बर्फी क्या था, कुछ तो नाम देता। हमारा नाम दिया ही नहीं हमारा, सिर्फ हमें बर्फी बर्फी कह के उसने डिसमिस कर दिया। तो मैं इसलिए बहुत बधाई देता हूँ हमारे यूजी ब्रह्मा जी का और प्रमोद जी का, जिन्होंने इतना बड़ा उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी उन्होंने जो दिया है, जो अपनी इंस्टीट्यूशनल क्षमता लगाई है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे देवी साहब ने जो हमें समझाया
कि इंट्रोलॉजी का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया कि कई बार ऐसे स्टडीज में हम नैरो माइंडेडनेस में फंसने का जो एक पिटफॉल होता है, इसके विषय में उन्होंने हमें सतर्क किया। वास्तव में ये सतर्क होने की बात है। और मुझे लगता है मगर इस बोडोलॉजी इस समय जिन लोगों के हाथ में है, बोडोलॉजी का अध्ययन का मार्गदर्शन जो लोग कर रहे हैं, इनके हाथ में हम इन पिटफॉल से सुरक्षित हैं, ऐसा मुझे पूरा आश्वासन है। देवी साहब का तो गाइडेंस है ही, उनका पेट्रनेज है ही, मगर हमारे प्रमोद बोडो जी और हमारे यूजी ब्रह्मा साहब, आप जिस प्रकार से मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं इनके हर एक काम से वाकिफ हूं। जिस प्रकार से इन्होंने अपने मूवमेंट में हर एक पीपल्स ग्रुप को इन्वॉल्व किया है और हर लोगों को उन्होंने शामिल किया है। अभी मैं प्रमोद जी से कह भी रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग इनका एक पोर्टफोलियो है इनके पीटीआर में। वो पोर्टफोलियो का नाम है भूटान रिलेशंस। तो मैंने इनको पूछा, ये तो बड़ा ताजुब की बात है, मैंने पूछा आपको आसाम सरकार और भारत सरकार से कोई आपत्ति तो नहीं आई कि आपने भूटान रिलेशन शुरू कर दिया? तो उन्होंने कहा हमने पूछा ही नहीं उनसे। ये इनका विजन है, ये इनका हिम्मत है। जैसे देवी साहब ने समझाया था, इंडोलॉजी इज नॉट जस्ट स्टडी ऑफ इंडिया, इट इज स्टडी ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेशंस, इट इज स्टडी ऑफ वेयर वी सिचुएट आवरसेल्व्स। आपने जैसे हमें समझाया, वैसे ही प्रमोद जी का भी ये विजन है। मैं समझता हूँ इन बातों को, उन्होंने जिस प्रकार से अपना पोजीशन को समझा है, और वास्तव में उन्होंने बताया कि भूटान के साथ हमारा बॉर्डर है, इसलिए जरूरी है उनके साथ संबंध रखना। आप जहां सिचुएटेड है, बंगाल के साथ आपका जिस प्रकार का बॉर्डर है, जिस प्रकार से अन्य मूवमेंट के भी आप वहां एक पूरे नॉर्थ ईस्ट में और अन्य जगहों में एक सेंट्रल पोजीशन ज्योग्राफिकली भी आपने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, और इस सभी के बारे में आप बहुत अवेयर भी हैं। इसके लिए हम आश्वस्त हैं कि आपके नेतृत्व में ये बहुत बढ़िया काम होगा। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया, इतने अच्छे एक सभा में मुझे भी सहभागी होने का मौका दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से आप सभी को बधाई देते हुए मैं अपने बातों को इख्तिताम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।